Hello everybody, this is अविनेश शर्मा here and welcome to the Crown Success। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना अगला लेक्चर। देखिए क्या लिखा है इसमें कि लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आपके रिजल्ट्स उन्हें हिला नहीं देते। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें नॉलेज तो बहुत होती है लेकिन अपने पीछे एक बैकग्राउंड नहीं बना हुआ होता है, एक मुकाम हासिल नहीं किया होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग कह देते हैं कि इसने खुद तो कुछ हासिल किया नहीं है और हमें ज्ञान देने चला है। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब है कि आप एक रिज़ल्ट एक हासिल करिए, एक मुकाम हासिल करिए, लोग आपके झूठ को भी फिर सच मानने लगेंगे। मतलब झूठ बोलना नहीं है लेकिन फिर भी एक कहने वाली बात है। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी, ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, देखिए चक्रवात यास देखेंगे हम आज पहला टॉपिक अपना। अभी कुछ टाइम पहले साइक्लोन तौकते आया था, अब साइक्लोन यास आ गया। अब इस कोविड में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन चलिए हम पढ़ेंगे, करंट की न्यूज़ है ये, तो इसके बारे में देखेंगे हम साइक्लोन यास के बारे में। और जो अगला टॉपिक है हमारा अभी वो उसमें क्या हो रहा है कि डिजिटल बॉर्डर देखेंगे हम। डिजिटल बॉर्डर क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने क्या कहा है, वो एक योजना बना रहा है अपनी जो बॉर्डर है उसको डिजिटल बनाए जाने की, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। अगला जो हम टॉपिक देखेंगे वो बन्नी के घास मैदानों पर चरावाहों का अधिकार बरकरार है। अब ये क्या है ये टॉपिक, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और ये इससे एनजीटी से रिलेटेड है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो थोड़ा एनजीटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसीलिए ये टॉपिक अभी करंट में है। अगला एक सुप्रीम कोर्ट का ये टॉपिक है। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने बात उठाई है अपने से, तो इसलिए हमने ये टॉपिक रखा है करंट में। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम कि जो अभी कोविड का दौर चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि कुछ श्रमिक इधर उधर फंसे हुए हैं, तो उनको किसके माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है थोड़ा सा, इसके बारे में हम देखेंगे। और ये थोड़े छोटे टॉपिक हम देखेंगे। ये बेलारूस देखेंगे, इसकी लोकेशन कहाँ पर है और ये क्यों चर्चा में है बेलारूस। शहरी लीची, ये युआन लॉन्गपिंग कौन है, ये चाइना के एक व्यक्ति हैं, इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। इन्होंने हाइब्रिड चावल के बारे में कुछ है इनसे रिलेटेड ना, तो थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। और ये MCA 21 संस्करण यानी वर्जन 0, ये इसके बारे में कुछ है 3.1 3.0 ऐसे कुछ करके आया हुआ है ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइक्लोन यास से कि ये साइक्लोन यास क्या है, अभी चर्चा में क्यों है ये साइक्लोन यास। देखिए अभी IMD ने क्या कहा है, IMD ने कहा है कि जो नॉर्थ अंडमान सागर है, मतलब अंडमान निकोबार है ना, तो उसमें जो नॉर्थ अंडमान सागर है उसमें और उसके आसपास जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, उसके बीच में एक ITCZ हो गया है, ITCZ निर्मित हो गया, ITCZ बना है। ITCZ मतलब निम्न दाब का क्षेत्र। अब निम्न दाब का क्षेत्र क्या होता है, देखिए जहाँ पर ITCZ बनता है ना, वहाँ पर हवाएं जो है उसे भरने के लिए आ जाती हैं और हवाएं गर्म ऊपर उठती हैं, ठीक है, कहने का मतलब है। और ये हवाएं, और जब तेज़ी से ITCZ वाले क्षेत्र में जब तेज़ी से हवाएं आती हैं ना, तो हवाएं जो है तीव्र होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाती हैं। अब ये ITCZ का एग्जाम्पल, जैसे आपने बोतल देखी होगी, एक बोतल, अब उस बोतल को आप हाथ से दबाएंगे ना, तो जब हाथ से दबा के छोड़ेंगे तो एकदम से फूल जाती है बोतल। तो उसमें क्या होता है कि ITCZ बनता है। जब आपने बोतल को हाथ से दबाया तो कुछ जो उसकी हवा थी वो निकल गई। अब फिर जो बोतल के अंदर जो क्षेत्र था, मतलब हवा जितनी थी, आपके दबाने से वो निकल गई बाहर को, मतलब उस उतने एरिया में अब हवा के लिए खाली स्पेस बन गया। अब जो बोतल के आसपास की हवाएं हैं वो स्थान लेने के लिए आएंगी, स्पेस को भरने के लिए आएंगी, तो वो तेज़ी से बोतल में आएंगी हवाएं, और जैसे वो आएंगी वहाँ पे ITCZ टाइप निर्मित होगा, ठीक है। तो इस तरह के बारे में ये बात की गई है कि निम्न दाब के क्षेत्र के तीव्र होकर, मतलब ITCZ का जो क्षेत्र है वो तीव्र हो जाएगा तो एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इस तरह के ये चर्चा में अभी है साइक्लोन, ठीक है। अब ये जो है चक्रवातों का निर्माण किस प्रकार होता है, अभी इससे पहले हम देखते हैं कि ये IMD कौन है। अभी इसके बारे में हमने पढ़ा भी है पहले और फिर भी हम दोबारा पढ़ते हैं। ये इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, लोधी रोड पे। और ये 1875 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है,
ठीक है, ये बात रही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। अब थोड़ा देखते हैं कि चक्रवात का, साइक्लोन का निर्माण मतलब बनता किस तरह से है साइक्लोन। जो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि जो समुद्रीय जल के ऊपर चक्रवातों का निर्माण होता है। मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैसे भारत है, जो भारत अपना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो यहाँ के जो समुद्र है ना, इन समुद्र के ऊपर चक्रवातों का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि इन क्षेत्रों में सौर प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक होती है। मतलब जो ये उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर सूर्य की जो गर्मी होती है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप स्थल यानी कि लैंड और जल, इन दोनों भागों की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपर वाली, वो गर्म हो जाती है। और सतह के गर्म होने की वजह से समुद्र के जो ऊपर स्थित उष्ण आर्द्र वायु, समुद्र और जब सतह गर्म होगी तो इनके ऊपर जो वायु होती है, हवा होती है, वो ऊपर को उठने लगती है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी। और जो ये जब हवा यहाँ से चली जाएगी, ऊपर को उठ जाएगी, तो यहाँ एक खाली स्पेस हो जाएगा। तो उस खाली स्पेस को भरने के लिए झपट्टा मारकर, मतलब जो आसपास की हवाएं होती हैं वो तेज़ी से उस स्थान पर आती हैं और फिर ये हवाएं भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो इस तरह की जो साइकिल है ना, वो साइकिल बनती रहती है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब जैसे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, या फिर ये स्थल है, कोई लैंड है, यहाँ पे क्या होगा कि जो गर्म हो जाते हैं ये, जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सौर प्रकाश ज़्यादा होता है, सूर्य की गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये क्षेत्र गर्म हो जाते हैं। और गर्म होने की वजह से यहाँ की जो हवाएं हैं, वो हवाएं जो है ऊपर उठने लगती हैं। और जब यहाँ की लोकल हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो यहाँ पे एक स्पेस खाली हो जाता है। उस स्पेस को भरने के लिए आसपास से हवाएं आती हैं, और जब वो हवाएं यहाँ पे तेज़ी से आती है, एकदम झपट्टा मारकर कि मैं पहले जाऊँगी, इस तरह से कुछ, तो वो हवाएं भी वहाँ पर आकर गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है कि हवाएं ऊपर उठी, स्पेस बना, हवाएं आईं, गर्म हुई, ऊपर उठी, स्पेस बना, हवाएं आईं। इस तरह की एक साइकिल बनती चली जाती है और ये जो है इस तरह से चक्रवातों का निर्माण करती है। ठीक है, ये था चक्रवात का कि निर्माण किस तरह होता है। दूसरा, इसका जो ये यास है, साइक्लोन यास आया है, इसका नामकरण कैसे हुआ, मतलब ये कहाँ से आया साइक्लोन यास, ये नाम कहाँ से आया यास, इसके बारे में इसमें लिखा है कि जो इसका सुझाव दिया वो ओमान द्वारा दिया गया। और इसका मतलब है कि इसका नामकरण एक अच्छी खुशबू वाले पेड़ के ऊपर किया गया है, तथा इसका अर्थ इंग्लिश लैंग्वेज में जैस्मीन शब्द के समान होता है। ठीक है, इसका नामकरण, जो इसका सुझाव दिया वो ओमान ने दिया और कहा कि अच्छी खुशबू वाले पेड़ के ऊपर इसका नामकरण किया गया है, और इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जैस्मिन वर्ड के समान इसका नाम होता है। ठीक है, ये बात थी साइक्लोन यास के बारे में। अब जब साइक्लोन होता है ना, चक्रवात होता है, जब वो लैंड से टकराता है यानी कि स्थल से टकराता है, तो फिर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है कि चक्रवात स्थलीय क्षेत्र पर पहुंचने के बाद, मतलब लैंड पर पहुंचने के बाद बिखर कर समाप्त हो जाता है। चक्रवात साइक्लोन जब लैंड पर पहुंचता है तो बिखर जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि उष्ण जल के, मतलब गर्म, जो ये गर्म उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है ना, उसमें उष्ण जल के संपर्क में आने के कारण, गर्म जल के संपर्क में आने के कारण वायु जो होती है, हवा जो होती है, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और ठंडी वायु के लिए रिक्त स्थान बनती है। मतलब वहाँ पे जो हवाएं होंगी वो स्थल के पास आएंगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो वहाँ पर स्थल गर्म है। अब गर्म स्थल पर जो वायु आएगी तो वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, और जब वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो ठंडी हवाएं वहाँ पर आएंगी, वो धीरे धीरे करके ऊपर उठती चली जाएंगी ठंडी हवाएं। ठीक है, इसके अलावा ऊपर उठने वाली आर्द्र हवा से बादलों का निर्माण होता है, जिससे चक्रवातों के दौरान तेज हवाओं के साथ तीव्र बारिश होती है। तो एक साइकिल ये बन जाती है, चक्रवातों को ख़त्म करने की भी इस तरह से एक साइकिल बन जाती है। ठीक है, तो ये चक्रवात साइक्लोन यास के बारे में था। अब साइक्लोन यास के बारे में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर के इस लिहाज से, वो ये है कि निर्माण किस प्रकार होता है, इस तरह से कुछ। और आईएमडी के बारे में पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि ये आईएमडी का मतलब इसकी वो पूछ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, या फॉर्मेशन से कुछ वो दे सकते हैं, कथन दे सकते हैं। इस तरह के
चीज़ें पूछते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो चलिए अब अगला टॉपिक हम देखते हैं अपना कि ये डिजिटल बॉर्डर क्या है, या ये डिजिटल बॉर्डर की बात क्यों चली है। अभी ब्रिटेन ने कहा है कि वो अपनी सीमाओं को डिजिटल करेगा। ठीक है, अब ये डिजिटल बॉर्डर होगा किस तरह का, पहले इसका देखते हैं। जो इसका अर्थ है कि बिना किसी इमिग्रेशन स्टेटस के, जब कहीं जाते हैं तो इमिग्रेशन करना पड़ता है ना, तो बिना किसी इमिग्रेशन स्टेटस के ब्रिटेन में आने वाले लोगों को अमेरिका में जारी प्रणाली की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन हासिल करना होगा। जैसे अमेरिका में क्या है कि जब अमेरिका में जाते तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन हासिल करना होता है ना, वैसे ही अब ब्रिटेन में भी इस तरह का एक सर्टिफिकेट लेना होगा, या अथॉरिटी से आपको सिग्नेचर या सर्टिफिकेट जो भी इनकी प्रणाली होगी वो करना होगा। ठीक है, ये चर्चा में इसलिए है कि ब्रिटेन द्वारा अपनी सीमाओं को पूर्णतः यानी पूरी तरह से डिजिटल घोषित करने जाने की योजना तैयार की जा रही है। ये क्यों की जा रही है? ये इसलिए की जा रही है क्योंकि ये इमिग्रेशन प्रणाली में सुधार करेंगे। इस तरह की एक बात इन्होंने कही है। दूसरी बात, जो इसका लाभ होगा, इस पद्धति से क्या होगा, जो संभावित खतरों के सीमा पर पहुंचने से पहले ही इनकी पहचान करना आसान हो जाएगा। कुछ ऐसे खतरे होते हैं जो बहुत नुकसान दे सकते हैं, तो इस पद्धति से ऐसे खतरों का सीमा पर पहुंचने यानी कि अंदर पहुंचने से पहले ही वो पकड़ लेंगे और जो है ख़त्म कर देंगे। इस तरह की कोई बात इसमें कही गई है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें इससे रिलेटेड ये बोला है कि डिजिटल आइडेंटिटी का यूज़ करने से, सॉरी ये उसे लिखा गया है, ये यूज़ है, डिजिटल आइडेंटिटी का यूज़ करने से जो वीज़ा सेंटर होते हैं वहाँ पर जाना कम हो जाएगा। और जो सीमा को, बॉर्डर को डिजिटल करने का मतलब है कि अधिकारी अब देश में आने वालों तथा देश से बाहर जाने वालों की गणना कर सकते हैं कि कितने लोग देश में आए और कितने लोग देश से बाहर गए। इसका ये करना आसान हो जाएगा डिजिटल बॉर्डर होने से। ठीक है, इसके साथ ही जो देश में रहने वाले लोग हैं उनकी भी जाँच की जा सकती है कि कौन है, बाहर के कितने हैं, अंदर के कितने हैं, ये सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पिछले साल क्या होता, लगभग 8,500 लोगों ने विश्व के व्यस्ततम सबसे बिजी जहाज मार्ग वाले एक चैनल को छोटी नाव में पार करके जोखिम भरी यात्रा करके ब्रिटेन में प्रवेश किया था। मतलब ये सारा रिस्की काम पिछली बार 8,500 लोगों ने किया था, इसलिए डिजिटल बॉर्डर की इसकी ज़रूरत पड़ी कि इस तरह का कुछ एक प्रणाली होगी, इस तरह की एक कोई सुविधा होगी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ऐसी दुर्घटनाओं को या फिर जोखिम भरी चीज़ों को, या फिर कुछ ऐसी अवयवी तत्व जो बॉर्डर अंदर सीमा में प्रवेश कर जाते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की पद्धति की प्रणाली एक बात उठाई है ब्रिटेन ने डिजिटल बॉर्डर के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद जो हम अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे वो अगला टॉपिक एनजीटी के बारे में देखेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि क्या हुआ, अभी जो ये कुछ 6 महीने के अंदर बन्नी घास के मैदानों से सभी प्रकार का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है एनजीटी द्वारा। एनजीटी ने बन्नी घास के मैदानों से 6 महीने के अंदर, ये बन्नी घास के मैदान गुजरात के हैं, यहाँ से सभी प्रकार का अतिक्रमण हटाने की बात की है एनजीटी ने। ठीक है, दूसरा, अदालत ने यह भी कहा है कि जो वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग, वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 इसके प्रावधानों के अकॉर्डिंग मालधारी समुदाय के लिए प्राप्त सामुदायिक वनों के संरक्षण का अधिकार वैसा ही रहेगा जैसा है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो पहले हम देखते हैं बन्नी घास के मैदानों के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे मालधारी कौन है इसके बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा सा हम एनजीटी के बारे में पढ़ेंगे, एनजीटी क्या है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, तो अब जो ये बन्नी घास के मैदान है इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये जो है बन्नी घास के मैदान या चारागाह, बन्नी घास के मैदान या चारागाह भूमि जो होती है ये 2618 किलोमीटर में फैली हुई है, और जो है गुजरात की टोटल भूमि का, जो टोटल चारागाह भूमि है इसका लगभग 45% है ये बन्नी घास के मैदान। ठीक है, इन घास के मैदानों में 19 पंचायतों में संगठित यानी इकट्ठी 48 बस्तियां बसी हुई हैं। यहाँ पर 19 पंचायत हैं और यहाँ पर इकट्ठी 48 बस्तियां या गांव यहाँ पर रहते हैं, जिनकी टोटल आबादी लगभग 40,000 है।
यहाँ पर दो पारिस्थितिक तंत्र आर्द्र भूमि और घास मैदान आपस में जुड़े हुए हैं। नमयुक्त भूमि, नमी युक्त भूमि जो होती है ना, उसे कहते हैं आर्द्र भूमि, और घास मैदान, यहाँ पे दो तरह के पारिस्थितिक तंत्र जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। और दूसरा, ये जो क्षेत्र है वनस्पतियों और जीव प्रजातियों से भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जीवों की प्रजातियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर थोड़ा कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 192 प्रजातियाँ, 192 प्रजातियाँ वनस्पतियों की, और पक्षियों की 262 प्रजातियाँ, स्तनधारियों मतलब स्तनधारियों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। सरीसृप और उभयचर भी पाए जाते हैं। मतलब एक भरा पूरा पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर पाया जाता है बन्नी घास के मैदानों में। अब ये था बन्नी घास के मैदानों के बारे में थोड़ी सी बात। अब हम देखेंगे कि ये मालधारी कौन है। मालधारी क्या है? भारत के गुजरात राज्य में पाया जाने वाला एक आदिवासी चरवाहा समुदाय है। जैसे गुजरात के कुछ लोग भी हमारे ये इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो ये जानते होंगे कि भारत के गुजरात राज्य में पाए जाने वाला एक आदिवासी चरवाहा समुदाय है मालधारी। ठीक है, मालधारी समुदाय इस क्षेत्र में पाई जाने वाली भैंसों की एक स्थानिक प्रजाति, लोकल प्रजाति बन्नी भैंसों का प्रजनन कराते हैं। ये भैंसें जो हैं कच्छ के उष्ण मौसम के अनुकूल होती हैं। जो कच्छ का जैसा मौसम होता है ना, उष्ण मौसम, गर्म मौसम, उसके अकॉर्डिंग ये भैंसें होती हैं। ठीक है, तो ये सब बातें बन्नी घास के मैदानों और मालधारी के बारे में थी। अब उसके बाद जो हम ये इम्पॉर्टेंट अपना डिस्कस करेंगे कि ये एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ये बन्नी घास के मैदानों के बारे में आपको कथन दे देंगे, मतलब स्टेटमेंट दे देंगे। वहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पारिस्थितिक तंत्र है या नहीं है, या ये मालधारी समुदाय के बारे में पूछ लेंगे कहाँ है एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही उसे एनजीटी से रिलेट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाते हैं। तो ये एनजीटी क्या है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इस ट्रिब्यूनल की स्थापना, अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। भारत क्या है? भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण, स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल को स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऐसे निकाय थे। ठीक है, इस स्थापना का मतलब ट्रिब्यूनल का जो मेन एम है वो क्या है? जो पर्यावरण, एनवायरनमेंट संबंधी जितने भी मुद्दे हैं उनका जल्दी से निपटारा करना इसका काम है। कि एनवायरनमेंट से संबंधित, चाहे पॉल्यूशन हो या फिर पेड़ों से रिलेटेड हो, जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं उनका जल्दी से निपटारा करना इसका काम है। जो इसका मुख्यालय है एनजीटी का वो दिल्ली में है, और बल्कि इसके 4 क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय भी हैं। एक भोपाल में है मध्य प्रदेश, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु और पुणे महाराष्ट्र, भोपाल एमपी। ठीक है, यहाँ पर इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एनजीटी के अकॉर्डिंग एनजीटी के लिए अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाए। इसके अकॉर्डिंग इनका ये कहना है कि इनके पास जो भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे आए हैं उनका ये निपटारा 6 महीनों के भीतर कर दे। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर एनजीटी में चलती हैं। ओके, तो ये सब बातें एनजीटी के बारे में थी, और बन्नी घास के मैदानों के बारे में हमने पढ़ी, मालधारी समुदाय के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो हमने थोड़ा डिस्कस किया इसके बारे में। इसमें क्या है कि जो आजकल कोविड चल रहा है ना, तो वहाँ पर कुछ लोग कहीं कहीं इधर उधर फंसे हुए हैं, तो उनको कैसे खाना दिया जाए या फिर क्या उनके लिए सुविधाएं की जाए, इसके बारे में थोड़ा सा इसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण देश में सभी राज्यों को फंसे हुए प्रवासी कामगारों को, जो ऐसे प्रवासी कामगार है ना जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं, उनको बिना किसी राशन कार्ड के शुष्क राशन वितरित करने और उनके लिए सामुदायिक रसोई शुरू करने का आदेश दिया है। कहने का मतलब है कि जैसे यूपी है, यूपी के कुछ कामगार राजस्थान में फंसे हुए हैं, या राजस्थान के यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनको शुष्क राशन दिया जाए बिना किसी राशन कार्ड के। मतलब जैसे चावल दिया जाए, आटा दिया जाए, ये शुष्क राशन में आता है। ठीक है, इस तरह का इनके लिए बात कही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना अथवा किसी अन्य वैकल्पिक योजना का उपयोग करने संबंधी निर्णय
राज्यों के विवेक पर छोड़ा है। मतलब अदालत ने कहा है कि राज्यों के अपने विवेक पर है कि वो आत्मनिर्भर भारत योजना से इनकी मदद करेंगे या और भी कोई वैकल्पिक योजना इस तरह की जो होगी उससे आप इनकी मदद करेंगे। इस तरह का अदालत ने कहा है कि आप अपने विवेक पर इसका काम करेंगे। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत योजना जो है ये 2020 के मई और जून में प्रवासी श्रमिकों को शुष्क राशन देने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत योजना जो है ये मेनली इसी काम के लिए शुरू की थी कि यह शुष्क राशन देगी। ठीक है। ये योजना के तहत शुष्क राशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, मतलब प्रवासी श्रमिकों के लिए जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं स्टार्ट की जाती हैं तथा सामुदायिक रसोई की जगहों के बारे में व्यापक उसका विस्तृत प्रचार किया जाए, बड़ी मात्रा में उसका प्रचार किया जाए ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके। ठीक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है। दूसरा, इसका हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। यह निर्देश देश भर में प्रवासियों के सामने आने वाली समस्याओं के आलोक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई एक स्वतः खुद से संज्ञान कार्रवाई के दौरान किए गए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे खुद से मामला संज्ञान में लिया है और खुद से कहा है। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा चर्चा में है और हमने भी इसीलिए डिस्कस किया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों है? हाल ही में क्या हुआ है, सरकार ने अदालत को सूचित करते हुए कहा था कि प्रवासी कामगारों की मदद करने के लिए नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं। यह बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि प्रवासी जो कामगार हैं उनकी मदद करने के लिए नियंत्रण कक्ष खोले गए हैं, किंतु फंसे हुए प्रवासी कामगारों के लिए पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। ठीक है। अब असली मुद्दा यह है कि इस तरह के उपायों में केवल खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले व्यक्तियों अर्थात राशन कार्ड धारकों को शामिल किया जा सकता है, जबकि बड़े शहरों में काम करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पास राशन कार्ड मिलने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा चर्चा में था, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद जो हम अगले टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे वो थोड़े छोटे टॉपिक हैं, प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, या जैसे उसमें पूछ लेते हैं। जैसे ये बेलारूस वाला टॉपिक है, बेलारूस वाला टॉपिक आपको ये ज्योग्राफी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि बेलारूस कहाँ पर है और इसकी जो बॉर्डर है ये बॉर्डर कहाँ कहाँ लगते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं ज्योग्राफी में। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि बेलारूस क्या हुआ है कि बेलारूस पूर्वी यूरोप में यानी कि ईस्ट यूरोप में एक लैंडलॉक कंट्री है। ईस्ट यूरोप की एक लैंडलॉक कंट्री है बेलारूस। इसका जो बॉर्डर है, इसका बॉर्डर बेलारूस का ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में रशिया से, ठीक है, साउथ में ये यूक्रेन से, दक्षिण में यूक्रेन से, वेस्ट में ये पोलैंड से और नॉर्थ वेस्ट में लिथुआनिया, लातविया, इन सब से इसके बॉर्डर जुड़े हुए हैं। ठीक है। इधर इस साइड में ये नॉर्थ ईस्ट में ये रशिया है, साउथ में यूक्रेन, पोलैंड, वेस्ट में लिथुआनिया, वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में लातविया। इस तरह से ये बेलारूस के बॉर्डर हैं। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं बॉर्डर से रिलेटेड, या बेलारूस कहाँ पर है। अब ये चर्चा में क्यों हुआ है, हाल ही में क्या हुआ, बेलारूस चर्चा में क्यों है? हाल ही में क्या हुआ कि एक जो है वाणिज्यिक एयरलाइन, कॉमर्शियल एयरलाइन जो है, इसने उड़ान भरा, क्या कहते हैं, लिथुआनिया से, ग्रीस से लिथुआनिया के लिए उड़ान भरी, ग्रीस से लिथुआनिया के लिए उड़ान भरी एक वाणिज्यिक एयरलाइन ने। तो उस एयरलाइन को बेलारूस प्रशासन द्वारा यह कहकर रुकवाया अपने क्षेत्र में कि आपकी प्लेन में बॉम्ब है, ऐसे कह के रुकवाया। क्यों रुकवाया? क्योंकि इसमें एक पत्रकार जो है सवार था इस एयरलाइन में, उसको गिरफ्तार करने के लिए बेलारूस ने ये झूठ बोला, इसलिए बेलारूस थोड़ा चर्चा में आया। तो हमने इसके बॉर्डर के बारे में पढ़ा कि बेलारूस कहाँ पर है। तो चलिए इसके बाद जो हम अगला टॉपिक हमने डिस्कस करेंगे वो MCA 21 संस्करण 3.0 है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। ये चर्चा में क्यों है पहले ये देखते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री द्वारा MCA 21 वर्जन इसको स्टार्ट किया गया है। वित्त एवं कॉरपोरेट राज्य मंत्री द्वारा MCA 21 वर्जन 3.0 को स्टार्ट किया गया है। अब ये MCA 21 3.0 क्या है इसे देखते हैं। इससे पहले हम देखेंगे MCA 21 क्या है। ठीक है। MCA 21 जो है एक कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की एक ई-गवर्नेंस पहल है जो भारत के कॉरपोरेट संस्थाओं, पेशेवरों
और नागरिकों के लिए एमसीए सेवाओं की आसान और सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाती है। यह जो है भारत सरकार की पहली मिशन मोड ई गवर्नेंस परियोजना है एमसीए 21। ठीक है, अब एमसीए 21 का वर्जन 3.0 देखते हैं। ये क्या है? ये प्रौद्योगिकी चलित अग्रगामी परियोजना है। इस परियोजना को नियम प्रवर्तन को सशक्त करने, व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने, उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने और नियामकों के मध्य बाधा रहित सहज एकीकरण और डेटा आदान प्रदान की सुविधा के लिए इसे परिकल्पित किया गया है। इस परियोजना में उन्नत विश्लेषकी, इसके लिए उच्च मापनीयता क्षमताओं के साथ सूक्ष्म सेवा तंत्र तैयार किया जाएगा। इसमें ई निर्णय, ई परामर्श, अनुपालन प्रबंधन के लिए एक्स्ट्रा मॉड्यूल भी होंगे। ये एमसीए 21 के बारे में ये बात थी। प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, मेंस में तो इससे क्वेश्चन मुश्किल से बनेगा, लेकिन फिर भी चर्चा में था तो इसलिए हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, दो हमारे लास्ट टॉपिक बचे हैं, एक शहरी लीची के बारे में और एक अगला टॉपिक इसका युआन लॉन्गपिंग है। युआन लॉन्गपिंग और शहरी लीची। जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार से शहरी लीची की इस मौसम की पहली खेप, बिहार से शहरी लीची की इस मौसम की, इस सीज़न की जो पहली खेप है वो हवाई मार्ग से ब्रिटेन को भेजी गई है। ठीक है, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान के बाद 2018 में जीआई प्रमाणन प्राप्त करने वाला शाही लीची बिहार से चौथा कृषि उत्पाद था। मतलब पहले नंबर पे जर्दालू आम, दूसरे नंबर पे कतरनी चावल, तीसरे नंबर पे मगही पान। इसके बाद जो शहरी लीची है चौथा कृषि उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बात याद रखने वाली है कि चीन के बाद भारत जो है पूरे वर्ल्ड में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि प्रोडक्शन करता है। इसके बाद जो हम अपना आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो युआन लॉन्गपिंग के बारे में देखेंगे। युआन लॉन्गपिंग कौन है और आप चर्चा में क्यों हैं, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चीन के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, ये कृषि वैज्ञानिक हैं चीन के, युआन लॉन्गपिंग। इनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में, 91 वर्ष की एज में इनका जो है डेथ हो गई। जो ये हाइब्रिड राइस होता है ना, इससे संबंधित इनकी खोज की वजह से, इन्होंने खोज की थी हाइब्रिड राइस से संबंधित, इसकी वजह से चीन के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुई और दुनिया भर में जो है कृषि का जो एक स्वरूप था वो बदल गया इनकी खोज के इनकी खोज से। इसीलिए ये इतने इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, चीन के हैं ये। और युआन लॉन्गपिंग को चीन में कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हाइब्रिड चावल के पिता के रूप में जाना जाता है। इनको चीन में हाइब्रिड चावल के पिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो खोज की है ना, उसके लिए इनको ये उपाधि दी गई है। दूसरा, 1970 के दशक में ननयू नंबर 2 इस नाम का पहला हाइब्रिड चावल युग्म विकसित किया गया था। ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत दो भिन्न मूल जनकों से संयुग्मन से उत्पन्न होने वाली संतति अपने मूल जनकों की तुलना में तेजी से बढ़ती है। मतलब इस प्रक्रिया से जो अगली इनकी वो होती है पीढ़ी, वो मूल जनकों की तुलना में तेजी से बढ़ती है, अधिक उपज देती है, मतलब अधिक पैदावार देती है, तथा जो बाहर की बाधाएं होती हैं उनका बेहतर प्रतिरोध करती है, उनको बेहतर तरीके से रोक लेती है। पूरा एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इनमें पैदा होने वाले हाइब्रिड चावल के रूप में दुनिया भर के किसानों ने इनकी टेक्निक का लाभ उठाया है। 2004 में, साल 2004 में उन्हें उच्च उपज वाली संकर चावल किस्मों के प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवांशिक सामग्री और प्रौद्योगिकी को विकसित करने में उनकी सफलता की उपलब्धि के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। 2001 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन का एक पुरस्कार भी मिला था, इनसे सम्मानित किया गया था। तो आज के जो लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक थे। तो चलिए एंड करते हैं अपना आज का लेक्चर। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, अगले लेक्चर में। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।